Morning, everyone. Last time we are done with Unit 2, and today we supposed to start with Unit 3. So before we start with Unit 3, is there any doubts from any one of you? First two units में? Any doubts? Anyone? Okay, ठीक है. So then we'll start with Unit 3 itself. So as you can see, now we'll be starting with chapter 5, that is unit 3. एक वर्ड यहाँ पे दिया है आपको, बैटलिंग साइबर स्क्वाटर एंड कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन साइबर वर्ल्ड. अब यहाँ पे देखो, आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है ना वो ये वाला है, साइबर कॉपीराइट प्रोटेक्शन एंड साइबर स्क्वाटर. क्या होता है वन बाय वन समझते हैं. अब सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो, वी हैव समथिंग, कंसेप्ट्स ऑफ डोमेन नेम. हम लोगों को ऑलरेडी पता है डोमेन्स क्या रहता है एंड हाउ टू रजिस्टर द डोमेन्स. मैं आपको एक बार कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ. ओके, सो आई होप माई एंटायर स्क्रीन इज विजिबल. नाउ एज यू कैन सी हियर कि हम लोगों के पास डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है. दिस इज कॉल्ड एज डोमेन नेम रजिस्ट्रार. सो एक जो हम लोग के पास है वो है GoDaddy. अब यहाँ पे जाके आई कैन टाइप एनी डोमेन नेम, ठीक है, और वो डोमेन नेम जो है उसके बेस के ऊपर हम लोग आगे वो डोमेन रजिस्टर करके उसके ऊपर हम लोग अपने वेबसाइट्स कंटेंट जो भी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे अभी आपको क्या बता रहा है कि ये कॉलेज, ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं. एंड टू माय सरप्राइज एज यू कैन सी तोलानी कॉलेज इज अवेलेबल. अब आप देखो कि आई कैन यूज दिस डोमेन, ठीक है, आई कैन यूज दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स. अगर मैं ऐसा कोई डोमेन अगर यूज कर रहा हूँ एंड कोई स्टूडेंट अगर इफ दे ट्राई टू विजिट ऑन दिस वेबसाइट, सो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग टू तोलानी कॉलेज वो मेरे जो वेबसाइट है उसके ऊपर आएंगे. बराबर है. और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तोलानी क्लासेस, वो भी अवेलेबल है. अब यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ टू misuse some college reputation, that is what we mean by cyber squatting. कि मैंने क्या किया, ऐसे कोई कॉलेज का नेम यूज करके मैंने अपने क्लासेस का नाम रखा है और मैंने वेबसाइट का डोमेन जो सिलेक्ट किया है ना वही ऐसा किया है कि कोई भी कॉलेज के वेबसाइट पे जाने की ट्राई करेगा वो मेरे वेबसाइट पे लैंड होगा. एंड वहाँ पे सपोज, ओके, जस्ट इमेजिन कि मैंने तोलानी कॉलेज का एक वेबसाइट बना दिया है, उनका डोमेन अवेलेबल है उसके बेस के ऊपर. अब क्या होगा, मेनी स्टूडेंट विल फाइंड कि ओके यही तोलानी कॉलेज का जेन्यून वेबसाइट है, मैं वहाँ पे एडमिशन प्रोवाइड करूँगा. उसके ऊपर आई जस्ट से कि ओके यहाँ पे दिस मच फीस इज़ देयर फॉर दिस कोर्स. स्टूडेंट ऑनलाइन फ़ी भर देंगे और बाद में पता चलेगा कि ऐसा कोई जो वेबसाइट है वो कॉलेज को बिलोंग ही नहीं करता है. गेटिंग, सो आप देखो कि अगर देर आर 100 स्टूडेंट सपोज कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं और उसमें से अगर 10 स्टूडेंट भी अगर ये वेबसाइट पे आते हैं, सो टोटल जो हम लोगों का उसमें से पैसा निकलेगा, आप देख लो कि 10 स्टूडेंट का अगर 30,000 भी अगर हम लोग फीस पकड़ेंगे, सो वो कितना हो गया, 3 lakhs हो गया. सो समवन कैन माइट मिस यूज दिस वे. सो यहाँ पे आपको वही बोला, डोमेन नेम्स के बारे में बेसिक चीज़ दी है और उसके आगे क्या बोला,
आपके डोमेन नेम्स के साथ में इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस जो है वो लिंक्ड रहता है। इट इज़ एग्जैक्टली सेम वे जैसे हम लोग के मोबाइल में हम लोग मोबाइल नंबर के साथ में कोई ना कोई एक नाम स्टोर करके रखते हैं, और उसका मेन रीज़न क्या है कि हम लोगों को हर किसी के मोबाइल नंबर याद नहीं रह सकते। सो अगर मुझे पर्सन को कॉल करना है तो मैं उसके नाम के ऊपर मैं उसका नाम सर्च करूंगा और मैं उसके नाम के ऊपर क्लिक करूंगा टू कॉल दैट पर्सन, और मेरा मोबाइल जो है वो नाम के साथ जो अटैच्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर कॉल करेगा। एग्जैक्टली सेम वे जब अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर ब्राउजर में जाके google.com लिखता हूँ तो मुझे गूगल का आईपी एड्रेस नहीं पता है। मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो डोमेन नेम है दैट इज google.com, इसके साथ में जो आईपी एड्रेस लिंक्ड है वो उसके ऊपर कॉल करेगा, और उसके ऊपर जो वेब पेज है उसको फैच करके यहाँ पे मेरे सामने लेके आएगा। जैसे यहाँ पे भी वही हुआ। अब मुझे गो डैडी का जो आईपी एड्रेस है वो याद नहीं है, तो जब मैंने GoDaddy.com लिखा तो क्या हो गया बेसिकली कि उसने, और अब देखो जब कभी यहाँ पे ऐसा कुछ आता है ना, दिस इज द सब डोमेन, ये मेन डोमेन नहीं है। मेन डोमेन कैसे चालू होता है, GoDaddy.com। आगे अगर वापस कुछ है मतलब ये सब डोमेन है, GoDaddy का सब डोमेन है ये, दिस इज नॉट द मेन डोमेन। आई होप आपको समझ में आता है। सो बहुत बार ऐसे जो सब डोमेन्स है ना उसके थ्रू भी फ्रॉड होता है। आप देखो आपके कॉलेज का अगर कोई इवेंट या कुछ रहेगा तो उसमें भी हम लोग ऐसे सब डोमेन्स यूज करते हैं। लाइक कोई कॉलेज का अगर डोमेन है, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया था ऐसे। सो जैसे एक पैरेलेक्स करके, सो रहेजा कॉलेज का है। मैंने यहाँ पे क्या किया, paralex.lsrc.com। अब देखो जब डोमेन होते हैं ना आपके तो वहाँ पे वो डॉट के साथ नहीं लेता है उसको, वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि हाँ ये डोमेन अवेलेबल है। मतलब कोई एक कॉलेज का अगर इवेंट है तो उनके पास जो एक डोमेन है उसके आगे वो अपना इवेंट का नाम ऐड करके पीछे वापस कॉलेज का पूरा एड्रेस आएगा। इसको सब डोमेन बोलते हैं। तो ये GoDaddy जो है वो इंडिया के लिए उसने एक सब डोमेन बनाया, IN दैट इज India.godaddy.com। सो यहाँ पे आईपी एड्रेस और ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, बराबर है। सो आईपी एड्रेस हम लोग याद नहीं रख सकते, इसके लिए डोमेन नेम रखते हैं, और वो डोमेन नेम जो है वो होगा उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रखते हैं हम लोग, जिससे आज के टाइम पे आप कोई भी वेबसाइट पे इजीली जा सको, बराबर है। और जब अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन जो हम लोग के मोस्ट ऑफ बिजनेस चलते हैं उसमें जो डोमेन नेम्स जो है वही उनके ट्रेडमार्क कंसिडर होते हैं, उनका बिजनेस का रेपुटेशन उसी से चल रहा है। लाइक अभी मुझे पता नहीं है कि GoDaddy का ऑफिस कहाँ पे है, मैं उसको कैसे पहचानता हूँ, ये जो लोगो है, ये जो आइकन है, या ये जो GoDaddy.com है उसके थ्रू आई कैन रिकग्नाइज GoDaddy। सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव google.com, तो मुझे गूगल कहाँ पे है, गूगल ऑफिस कहाँ पे है, वो नहीं पता है। हम लोग गूगल को ये जो पेज है इससे वे पहचानते हैं, दिस इज द मेन रिकग्निशन। और ये पेज के ऊपर हम लोग google.com से पहुंचते हैं। इट मीन्स कि जो डोमेन नेम्स जो है, दिस डोमेन नेम्स, यहाँ पे देखो क्या बोला है, डोमेन नेम्स आर सर्विंग द ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम्स और ट्रेडमार्क या ब्रांड आज के टाइम पे। तो कंपनी का जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, वो उनके वेबसाइट्स के थ्रू प्रेजेंट होता है। लाइक वी हैव अमेजोन, तो अमेजोन के मैं कोई स्टोर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अमेजोन के वेबसाइट से शॉपिंग कर रहा हूँ, और आई ट्रस्ट ऑन अमेजोन बिकॉज अगर कोई एक प्रोडक्ट मैंने परचेस किया और वो अगर करेक्ट नहीं है तो अमेजोन विल गेट इट रिप्लेस फॉर मी। तो मैं कोई एक नॉर्मल कोई एक मर्चेंट के पास से परचेज नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेजोन के थ्रू परचेस कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट। तो अगर वो प्रोडक्ट अगर प्रॉपर नहीं आ रहा, अमेजोन मुझे हेल्प करेगा वो प्रोडक्ट को रिप्लेस कराने के लिए या मनी बैक के लिए। सो हम लोगों ने वो जो वेबसाइट्स है ना उनका गुडविल या उनका रेपुटेशन के बेस के ऊपर हम लोग उनके साथ कनेक्ट होता है। अब देखो आज के टाइम पे ई कॉमर्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा बूमिंग है, और उसके साथ उनके जो डोमेन नेम है ना उसका भी बहुत ज़्यादा बूमिंग है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास अमेजोन जो है द मोस्ट पॉपुलर वन। सो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ
amazon.com। ओके, क्या बोला है? amazon.com इज टेकन। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये देखो, तो अब जब बड़े ब्रांड्स जो होता है ना, वो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे जो डोमेन्स रहते हैं ना, उनको ऑलरेडी परचेज करके रखते हैं, सो दैट कोई उसको मिसयूज ना करे। अब यहाँ पे हम लोगों को अमेजोन, ये हम लोग के पास देख, अगर आप देखेंगे सो उसके बहुत सारे अलग अलग आपको वेरिएशन मिलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ amazon.india.com, अब देखो ये भी क्या बोला है, ये भी ले लिया है। मतलब अमेजोन को पता है कि उनके वेबसाइट के साथ में ऐसा फ्रॉड हो सकता है, या उनके डोमेन या उनका रेपुटेशन कोई मिसयूज कर सकता है। तो वो टाइम पे उन्होंने वैसे सारे जो डोमेन्स है ना, वो ऑलरेडी अपने नाम पे रजिस्टर करके रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया amazon.com, ये देखो ये भी लिया हुआ है। मतलब जो आप मोस्ट ऑफ जो भी आप पॉपुलर वेबसाइट्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में, लोग उसको पहचानते हैं, तो वो टाइम पे ऐसे जो डोमेन्स है ना, वो रजिस्टर हो जाते हैं। ये एक सेम हम लोगों का साइबर लॉ का केस भी है, yahoo.india.com। तो अगर याहू है, ये देखो ये अभी जो है ना, ये अभी परचेस किया हुआ है, पहले ये परचेस किया हुआ नहीं था। तो वो टाइम पे है ना, इसके ऊपर केस हुआ था कि एक बंदे ने yahoo.india.com नाम से एक डोमेन रजिस्टर किया और उसके ऊपर अपना वेबसाइट लॉन्च किया था। तो अगर मैं याहू का इमेज सोच के अगर याहू इंडिया पे जाता हूँ, मुझे क्या लगेगा, दिस वेबसाइट बिलोंग टू याहू। और उसके ऊपर अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं किसके नाम पे कर रहा हूँ, किसका रेपुटेशन ध्यान में रख के कर रहा हूँ, याहू का। गेटिंग? सो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं कि आज के टाइम पे जो डोमेन नेम्स जो है ना, वो उनके ट्रेडमार्क्स होते हैं कंपनीज के। तो इसके लिए साइबर स्क्वाटर के अटैक से बचाने के लिए जो कंपनीज है ना, वो अपने डोमेन्स को बहुत संभाल के रखते हैं, या उससे सिमिलर डोमेन्स जो है ना, उसको भी वो परचेस करके रखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि amazon.india.com, वो भी परचेस किया हुआ है। अमेजोन इंडिया amazon.com, वो भी परचेस किया हुआ है। अमेजोन, उसमें अगर आगे मैं ई भी लगा रहा हूँ तो वो भी परचेस किया हुआ है। क्योंकि नॉर्मली देखो, लोग जब डायरेक्टली डोमेन नेम एंटर करते हैं ना, तो उनको मिस्टेक होता है। स्पेलिंग हर किसी को याद नहीं रहेगा, कभी कभी कोई कोई अमेजोन में लास्ट में ई ऐड कर देगा, तो उससे मेरा बेनिफिट हो सकता है। गेटिंग? सो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया amazon.com, सो अब ये क्या बता रहा है, देखो ये डोमेन परचेस्ड है। अब नॉर्मल अमेजोन का जो वेबसाइट है वो क्या है, अमेजोन प्राइम या कुछ भी अगर देखेंगे, उसका स्पेलिंग क्या है, AMAZON, बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि अमेजोन इंडिया ये परचेस किया हुआ है, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ई ऐड कर देता हूँ, एंड बाद में अगर चेक करता हूँ, ओके, सो क्या बोला है, ये भी लिया हुआ है। मतलब कंपनी ऑलरेडी नो कि कौन से टाइप के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग के चल सकता है। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अमेजोन। अब यहाँ पे मेरा स्पेलिंग क्या है, और यहाँ पे क्या है, अमेजोन इन इंडिया, ये वाला डोमेन मैं ले सकता हूँ। ई अमेजोन ये ले सकता हूँ। अमेजोन मॉल ये हम लोग के पास अवेलेबल है। अमेजोन भारत ये अवेलेबल है। सो ये देखो, ये कुछ सिमिलर टाइप के डोमेन्स है। अब कंपनी ने ये वाले डोमेन्स जो है ये परचेज नहीं किए, तो मतलब मैं ये वाला यूज़ कर सकता हूँ। और ये वाला अगर यूज़ करके मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द रेप्यूटेशन ऑफ अमेजोन। नाउ रिमेंबर, अगर मैं इसको एकदम थोड़ा अपना इंडिया का फ्लेवर दे दूँ, हम लोग बता दें कि हाँ दिस वेबसाइट स्पेशली फॉर इंडिया, थोड़ा हम लोग जो हम लोग का देशभक्ति का फ्लेवर है वो ऐड कर दे, सो पीपल विल थिंक कि हाँ अगर मैं यहाँ से परचेस करूँगा मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में परचेस कर रहा हूँ। तो वो हम लोग यहाँ पे अगर ये वे में प्रमोट करेंगे, सो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट परचेस करने आएंगे, और बाद में अगर मैं उनको वो प्रोडक्ट में फ्रॉड करता हूँ, तो वो क्या हो गया, मैंने एक कंपनी का ब्रांड रेपुटेशन यूज़ किया,
लोगों को फॉल्स प्रॉमिस किया, मतलब फ्रॉड वाला जो हम लोगों का लास्ट चैप्टर का जो टॉपिक था वो भी यहाँ पे लिंक होगा। देखो यहाँ पे आपको दिया है साइबर स्क्वाटर, मतलब किसी दूसरे का डोमेन नेम यूज करके मैं उसका रेपुटेशन यूज करके अपना बिजनेस अपना प्रॉफिट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या बोला है, साइबर स्क्वाटिंग इज रजिस्टरिंग, ट्रैफिकिंग इन और यूजिंग अ डोमेन नेम विद बैड फेथ, और उनका इंटेंशन क्या रहेगा, प्योर प्रॉफिट कमाना, किसी दूसरे का गुडविल यूज करके, किसी दूसरे का रेपुटेशन यूज करके। तो साइबर स्क्वाटर देन ऑफर द डोमेन टू अ पर्सन और अ कंपनी हु ओन्स अ ट्रेडमार्क contained within the name at an inflated price and an act which some deems to be extortion। मतलब एक सिंपल वे में अगर मैं बोलता हूँ, सपोज यहाँ पे अमेजोन जो है, अमेजोन इंडिया वाला डोमेन जो है वो उसने परचेस नहीं किया है, सपोज ये वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो डोमेन है ना ये मैंने अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया। अब क्या हो रहा है कि अमेजोन जो है उसका बिजनेस स्पॉइल हो रहा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे ये टाइप का डोमेन यूज करके प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बहुत सारे जो अमेजोन पे परचेस करने आ रहे हैं ना, वो गलती से ये वाले वेबसाइट पे जाके परचेस करके जा रहे हैं, मतलब अमेजोन का बिजनेस जा रहा है। अब उसने ये डोमेन रजिस्टर नहीं किया है, ये उसका मिस्टेक है। और वो अगर कोई एक बहुत बड़ा कंपनी नहीं है तो उसका अपना खुद का ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं रहेगा, तो वो दूसरे वे में भी मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। सो वो टाइम पे क्या करेगा, वो बिजनेस डील करेगा। वो बोलेगा कि भाई ठीक है, देख मेरा बिजनेस जो है वो कम हो रहा है ये XYZ रीजंस की वजह से, तो आप मुझे ये वाला डोमेन दे दो। मैं बोलूँगा ठीक है भाई ले ले। मुझे यहाँ पे कितने में पड़ा है देखो, यहाँ पे यू विल गेट दिस डोमेन फॉर 500 या 1000, बराबर है, फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए मुझे ये प्राइस में मिला है। मैं उसको बोलूंगा कि भाई 5 लाख दे दे, ये ले ले। गेटिंग, इसको एक्सटॉर्शन बोलता है। मीन्स आई एम नॉट सेलिंग इन आई एम नॉट प्रोवाइडिंग हिम दैट डोमेन, मैं उसका ब्रांड, उसका रेपुटेशन उसको वापस दे रहा हूँ, एंड दैट पर्सन विल पे फॉर हिज रेपुटेशन और ब्रांड। तो ये वे में लोगों के पास से पहले जैसे लोग होता था कि किडनैप करके किसी के पास से पैसे मांगते थे, तो आजकल क्या होता है, ऐसे डोमेन नेम्स हम लोग या तो नए रजिस्टर करते हैं जिससे उनका बिजनेस स्पॉइल हो रहा है, या एग्जिस्टिंग जो उनके डोमेन्स रहते हैं ना उसको कहीं ना कहीं हम लोग चोरी करते हैं। तो वो भी पॉइंट आते हैं यहाँ पे, डोमेन हाईजैकिंग बोलते हैं इसको। सो वो भी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, देर आर मेनी वेज ऑफ साइबर स्क्वाटिंग, इट कैन बी डन बाई गेटिंग द सेकेंड लेवल डोमेन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉपुलर कंपनी और अ ब्रांड, बराबर है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है देखो, यहाँ पे जो GoDaddy है इसका डोमेन क्या है, in.godaddy.com। तो मैं यहाँ पे अभी ट्राई करता हूँ in.amazon.com। क्या बोला है, इट्स टेकन, बराबर है। सो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, in.amazon.com इज टेकन, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, in Amazon's ये अवेलेबल है, आई एन Amazon's टुडे ये अवेलेबल है, बराबर है। सो अभी मैं ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि ऐसे मैं डायरेक्टली फर्स्ट लेवल डोमेन अगर नहीं ले पाता हूँ तो सेकंड लेवल डोमेन या ऐसे कोई सब डोमेन टाइप को एक नाम अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं वो परचेस कर लूंगा। Check where domain name takes you. A general rule: first check to see if the domain name takes you to a website. सबसे पहला तो ये, if it does not take you to a functioning website but instead takes you to a site stating this domain name for a sell, और this domain name जो है वो under construction है, और काइंड फाइंडर सर्वर, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। मतलब किसी ने वो डोमेन ऑलरेडी परचेस करके रखा है, या पहले किसी ने परचेस किया था अभी उसने वो रिन्यू नहीं किया है। एज यू कैन सी हियर, हम लोग एक डोमेन को 1 साल के लिए परचेस कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप ये सेम कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू नहीं करेंगे तो ये जो भी डोमेन आपने लिया है ना ये एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने का मतलब क्या है कि बाद में कोई दूसरा आके यहाँ पे वो सेम डोमेन परचेस कर सकता है। गेटिंग, सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आपका वो डोमेन जो है वो सेल, इट्स देयर फॉर सेल। तो बहुत सारे जो वेबसाइट्स है ना और उनके जो डोमेन्स है वो एक्सपायर होने के बाद वो सेल पे आ जाते हैं वापस, आप वो ले सकते हैं। या फिर मैंने डोमेन नेम ऑलरेडी परचेस करके रखा है और उसका वेबसाइट जो है वो मैं बना रहा हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है,
या फिर सर्वर डाउन है तो आपको क्या आएगा, ये जो वेबसाइट आप एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ डोमेन नेम, तो वहाँ पे आपको 404 टाइप का एरर आ सकता है। दैट्स इट। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब साइबर स्क्वाटर के साथ अगर हम लोग डील करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि लाइकलीहुड इंक्रीजेस दैट यू आर डीलिंग विद द साइबर स्क्वाटर, जब आपको वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ चीज़ दिखता है। मतलब आपको अमेजोन का वेबसाइट पे कभी ऐसा नहीं दिखेगा अंडर कंस्ट्रक्शन, डोमेन नेम फॉर सेल, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ना ही 404 एरर कभी आपको अमेजोन के साइट पे दिखेगा। सो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है मतलब वो उनका ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, या फिर उनका डोमेन नेम जो है वो चोरी हो गया है, हाईजैक हो गया है। तो अब वापस डोमेन नेम लेने के लिए वापस उनको जिसने वो डोमेन नेम चोरी कर लिया उसके पास से उनको डील क्रैक करना पड़ेगा। सो वो जो अमाउंट मांगेगा एक्सटॉर्शन का वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, एब्सेंस ऑफ रियल वेबसाइट में इंडिकेट दैट द डोमेन नेम ओनर्स ओनली पर्पस इन द बाइंग द नेम इज टू सेल बैक टू यू एट अ हायर प्राइस। सो बहुत बार बहुत सारे लोगों का बिजनेस ही ये होता है, मुझे डोमेन नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने क्या देखा कि ओके, तोलानी कॉलेज का डोमेन नेम अवेलेबल है। अब अगर मैं वो डोमेन सेटअप करके एक वेबसाइट खड़ा कर रहा हूँ कॉलेज का ही, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे, या क्लासेस का वेबसाइट सपोज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कि तोलानी कॉलेज ने अपना खुद का क्लासेस चालू किया है। सो मैनी स्टूडेंट विल ज्वाइन इन विद दैट इम्प्रेशन कि दिस क्लासेस बिलोंग्स टू कॉलेज इटसेल्फ, या फिर कॉलेज इतना पॉपुलर है तो क्लास भी पॉपुलर रहेगा। बराबर है। अब यहाँ पे देखो मैं अगर ज़्यादा पॉपुलर कोई बात करूँ तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मिठीबाई.com। तो अब मुझे पता है कि ओके मिठीबाई जो है वो एक कॉलेज का नाम है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिठीबाई.college.com। अब मैं ये डोमेन जो है ना, ये देखो अगेन क्या है, मिठीबाई.college.com इज अवेलेबल। अब ये डोमेन जो है मैं क्या करूंगा, ये डोमेन को मैं लूंगा उसको। अब इतने सारे स्टूडेंट जो है ना उनको पता नहीं रहता है कि ओके मिठी भाई के अंदर अलग अलग कॉलेज है जिसके बेस के ऊपर हम लोगों को लेना है। सो मैनी टाइम पीपल सर्च डायरेक्टली लाइक दिस, और वहाँ पे अगर मैं उनको बोल देता हूँ कि हाँ फ्रॉम हियर ओनली यू कैन टेक एडमिशन बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सो वहाँ से ही वो एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ से ही कोर्स में रजिस्टर कर रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। तो मैंने ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसका एक डमी कॉपी यहाँ पे बना लिया है, पेजेस यहाँ पे डाल दिए, सो इट लुक्स लाइक अ रियल वेबसाइट। तो आप जब एडमिशन लोगे, गलती से आपने पूरा एडमिशन ले लिया, आई आई चार्ज यू 50-60,000 फीस, और आपने जब वो पूरा पे कर दिया और एट द एंड यू फाइंड कि ओके ये तो फेक वेबसाइट या फ्रॉड वेबसाइट था, या फिर कॉलेज का जो ऐसा सिमिलर टाइप साउंड करने वाला जो डोमेन है वो मैंने रजिस्टर करके रख लिया है, और जब कभी आप वो वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं वहाँ पे एरर बता दूंगा, दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज पे एडमिशन के लिए आए थे वो बहुत सारे स्टूडेंट रिटर्न जा रहे हैं। तो उसकी वजह से कॉलेज का जो बिजनेस है वो क्या हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है ना। सो अब मैंने वो डोमेन नेम पे क्या किया है, एक छोटा सा HTML पेज बना के रख दिया है जिसपे मैं बोल रहा हूँ दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से द मेन बिजनेस ऑफ दिस कॉलेज इज गेटिंग स्पॉइल्ड आउट। सो वो टाइम पे कॉलेज जो है वो अपने नेसेसिटी के हिसाब से वापस मेरे पास आएगा, बोलेगा कि भाई ये डोमेन दे दे। हम लोग के बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो ये वेबसाइट पे विजिट करके रिटर्न जा रहे हैं, दे थिंक कि हम लोग का वेबसाइट जो है कॉलेज का वो चल नहीं रहा है। अब यहाँ पे एक और बहुत ट्रिकी पॉइंट है, अगर मैं कॉलेज का डमी वेबसाइट बनाता हूँ वो डायरेक्ट फ्रॉड हो गया। ध्यान से सुनो, अगर मैंने mithibaikcollege.com नाम का डोमेन जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये अवेलेबल है। अब ये वाला डोमेन लेके अगर मैं एक डमी वेबसाइट बना रहा हूँ, फेक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो दिस कॉलेज NMIMS कैन डायरेक्टली फाइल केस अगेंस्ट मी, प्योर लीगल केस हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई वेबसाइट नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ वहां पे जाके वो वेबसाइट वो डोमेन पे जाके एक मैं HTML पेज डालूंगा जिसपे लिखूंगा अंडर कंस्ट्रक्शन, साइट या वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन।
या ऐसे कुछ स्टेटमेंट डालूंगा जो इनडायरेक्टली इंडिकेट करते रहेंगे कि जल्दी से हम लोग का वेबसाइट चालू होगा फॉर एडमिशन पर्पज। अब कौन सा एडमिशन वो मैंने नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज पे एडमिशन के लिए आए थे वो ये वेबसाइट देख के चले जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट कॉलेज का जो बिजनेस है वो स्पॉइल हो रहा है। तो अभी कॉलेज क्या बोलेगा कि इंस्टेड ऑफ स्पॉइलिंग आवर बिजनेस, जो इतने स्टूडेंट चले गए, वी कैन जस्ट डायरेक्टली परचेज दिस डोमेन। और ये डोमेन किसके पास है? मेरे पास है। अब मैंने वो 500,000 रुपये में ही लिया है, लेकिन आप जब मांगेंगे तो आपको तो उसके ऊपर से अगर 100 स्टूडेंट भी मिल रहे हैं तो आपको तो 50-60 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आपको 1000 रुपये में थोड़ी थोड़ी डोमेन दूंगा। वो टाइम पे क्या होगा? एक्सटॉर्शन वर्क होगा। मतलब आई विल सेल दिस डोमेन फॉर 10 lakhs टू यू या 20 lakhs टू यू एज पर द बिजनेस वैल्यू। तो उसके लिए बहुत सारे साइबर स्क्वाटर्स जो रहते हैं ना, वो उनका काम ही ये रहता है कि वो कोई एक डोमेन को जो है वो परचेस करेंगे और देन हायर प्राइस में वो वापस उसको सेल करेंगे। इफ डोमेन टेक्स यू टू अ फंक्शनिंग वेबसाइट दैट इज कॉम्प्रोमाइज प्राइमरली ऑफ एडवर्टाइजमेंट for product or service related to your trademark, you may also have the case for cyber squatting। ठीक है। सो आप देखोगे अभी मेनली बहुत बार क्या होता है कि मैंने आपका डोमेन नेम जो है वो हाईजैक नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर डेली बेस पे 5,000 10,000 व्यूअर्स जो है वो हिट करता है। अब ये मुझे कैसे पता चला? ये हम लोगों को गूगल एनालिटिक्स से ऊपर से गूगल के ऊपर ये एनालिसिस आते रहता है। और गूगल जो अगर एडवर्टाइजमेंट्स देता है ना, वो भी यही बेसिस पे देता है कि अगर मैंने कोई क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट दिया है तो कौन से ऐसे वेबसाइट्स है जो कॉलेज या क्लासेस को बिलोंग करते हैं जिस पे ट्रैफिक फ्लो सबसे ज़्यादा है, तो उसके ऊपर हम लोग एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो जितना वेबसाइट आपका पॉपुलर है उतने ज़्यादा लोग विजिट करेंगे और उतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आपके वेबसाइट पे आएंगे। सो अब मैं आपका वेबसाइट पूरा हाईजैक नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने एक छोटा सा ट्रिक किया है कि मैंने, आप जब कभी वेबसाइट पे अगर विजिट करेंगे तो पहले मैंने उसके ऊपर एडवर्टाइज लिंक किया है। तो आप देखो कि नॉर्मली क्या होता है, जब कभी अगर एडवर्टाइजमेंट आता है वेबसाइट के ऊपर तो वो एडवर्टाइजमेंट जितने बार आपके वेबसाइट के ऊपर फ्लैश होगा ना, वो जिसके थ्रू जिसका जिसका वहाँ पे अकाउंट है उसके साथ अटैच्ड है उसको पैसा मिलेगा उसका, जितने बार वो वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट आएगा। अब मैं कोई एक वेबसाइट अगर बनाता हूँ उसके ऊपर गिन के 50-100 लोग मुश्किल से अगर आते हैं, उसके ऊपर गूगल ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देगा, तो उसमें से मेरा जो रिवेन्यू है वो भी जनरेट नहीं होगा। और इंस्टेड ऑफ दैट मैंने क्या कर दिया, कॉलेज का जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने एक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पेज साथ में ऐड कर दिया। तो जब कभी आप उसके ऊपर विजिट करेंगे आपको वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट वाला पेज भी आ जाएगा। तो अब जब ऐसा कुछ आ रहा है ना तो जल्दी से कोई ज़्यादा नोटिस भी नहीं करेगा, क्योंकि ना तो डोमेन में कुछ मिस्टेक हुआ है ना वेबसाइट में हुआ है, बस एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है विच इज़ नॉर्मल फॉर मोस्ट ऑफ पीपल। क्योंकि हम लोग जब कभी कोई ना कोई दूसरे वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते ही रहते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर कंपनी इज वेल नोन फॉर प्रोवाइडिंग ऑडियो विजुअल सर्विसेज एंड वेबसाइट यू एनकाउंटर इज पैक्ड विद द एड्स फॉर कंपनीज ऑडियो विजुअल सर्विसेज। सो उससे क्या होगा, सबको क्या लगेगा कि हाँ ये कंपनी ने ही एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने वेबसाइट को ओपन किया रहेगा जिससे हम लोग को ये सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है। सो इन शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक सपोज कि अगर मैं कोई बुक करता हूँ, या मैं सपोज मोबाइल एंड टैबलेट सेल करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, जो मीठी बाई कॉलेज डॉट कॉम का वेबसाइट या फिर मैंने ओरिजिनल जो कॉलेज का वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट डाल दिया है जहाँ पे मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए यू कैन परचेज स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स फ्रॉम हियर और लैपटॉप्स फ्रॉम हियर। तो इट लुक्स लाइक कि कॉलेज जो है वो प्रमोट कर रहा है कोई प्रोडक्ट को ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सो दैट easy way में student can attend their online college or lectures or exams whatever। सो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं दिया और साथ में मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। सो ये 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखो, ठीक है। इसको ध्यान से आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग वे में समझ में आना चाहिए। अब पहला मैंने क्या बोला, मैं प्योरली कोई एक वेबसाइट के को डोमेन जो है वो अपने नाम पे रजिस्टर कर रहा हूँ और फिर मैं एक प्रॉपर वे में
एक प्रोफेशनल वे में मैं कंपनी के पास से उसका जो डोमेन नेम अगर उसको वापस चाहिए तो मैं उनके पास से अच्छा खासा पैसा डिमांड करूंगा। सेकेंड में मैंने क्या बोला, मैंने सिमिलर टाइप का डोमेन जो है, जैसे मिठी भाई है तो मिठी भाई college.com नाम का डोमेन परचेस कर लिया, और वहाँ पे फिर मैं जब कभी कोई यूज़र अगर इस पे विजिट करेगा तो मैं सिंपली उस पे बता दूंगा कि ओके दिस वेबसाइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, एडमिशंस विल स्टार्ट सून। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने लिखा कुछ है, अब आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या मतलब निकालेंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन स्टूडेंट देख के उसका क्या मतलब निकालेंगे कि अभी एडमिशन बंद है ये कॉलेज पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो वहाँ पे एडमिशन लेने वाले थे वो या तो फिजिकल वो कॉलेज पे जाएंगे, अब ये टाइम पे वो कॉलेज फिजिकली तो एडमिशन के प्रोसेस के लिए बंद है, तो वो फिर दूसरे कॉलेज पे चले जाएंगे, मतलब क्या हुआ, कॉलेज का बिजनेस कम हुआ। बराबर है, मतलब मैं कोई ना कोई एक XYZ वे में कॉलेज के ऊपर प्रेशर कर रहा हूँ कि आप ये डोमेन मेरे पास से परचेस कर लो, अदरवाइज आपका और लॉस ऐसे होते रहेगा। और फिर अंडर दिस प्रेशर कंपनी या कॉलेज को ये ऐसे डोमेन्स जो है वो परचेस करने ही पड़ेंगे। गेटिंग, सो इफ अ डोमेन नेम टेकन टू योर वेबसाइट appearing to be a functional has a reasonable relation to our domain names but does not compete with your product or a service, you probably aren't looking at the case of cyber squatting। ठीक है, सो सबसे सिंपल साइबर स्क्वाटिंग मैंने क्या बोला है कि कोई एक साइबर स्क्वाटिंग का मतलब क्या होगा कि आप कोई एक वेबसाइट, आप कोई एक डोमेन जो है, कोई कंपनी का ट्रेडमार्क है वो डोमेन नेम, बराबर, आज के टाइम पे डोमेन नेम भी ट्रेडमार्क कंसिडर होता है। तो हम लोगों ने वो जो डोमेन नेम या वो जो ट्रेडमार्क है उसको मिसयूज़ किया, उसका रेपुटेशन मिसयूज़ किया, और उसको हम लोग अपने प्रॉफिट के लिए कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे ही दिया, इफ़ योर ट्रेडमार्क इज दिस मोबी डिक फॉर फाइन आर्ट डीलिंग विद समथिंग, नाउ वेबसाइट यू एनकाउंटर कि ऐसा कोई नाम का वेबसाइट जो है फॉर रोड क्लीनिंग मशीन्स, यू डू नॉट हैव टू केस ऑफ साइबर स्क्वाटिंग, बिकॉज आपका आपका जो नाम, आपका जो ब्रांड है, जैसे लेट सपोज वी हैव अमूल, अब ये नेशनल ब्रांड है, ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन से लिंक था तो हर कोई इसको पहचानता है। लेकिन अभी अब सपोज कोई एक ऐसा ब्रांड है जो अभी तक ऐसे फूड प्रोडक्ट में ही डील कर रहा था, ठीक है, उसको अगर मैं कोई दूसरे बिजनेस में ला रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मोबीडिक जो है वो किसके लिए फेमस है, फाइन आर्ट्स के लिए, बराबर है। अब आपको कोई एक डोमेन मिलता है mobidic.com नाम का, जो डील किस में कर रहा है, देखो, रोड क्लीनिंग मशीन में, मतलब बिजनेस टोटली अलग है। यहाँ पे मैं किसी का ब्रांड नेम यूज ही नहीं कर सकता हूँ, जैसे मिठी बाई है, अब मिठी बाई जो है वो कॉलेज के नाम से फेमस है, तो अगर मैं कॉलेज क्लासेस ऐसा कुछ अगर ओपन करता हूँ देन दैट इज समथिंग जहाँ पे मैं वो स्पेसिफिक जो ब्रांड है उनका जो रेपुटेशन है उसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन अब डायरेक्टली अगर मैं मिठी बाई इलेक्ट्रॉनिक शॉप अगर चालू करता हूँ तो वहाँ पे उनका ब्रांड का कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज उनके ऐसे कोई बिजनेस में उनके फुटप्रिंट ही नहीं है। तो वहाँ पे वो जो मैंने एक स्पेसिफिक फील्ड चालू किया है जिसमें उनका रेपुटेशन है ही नहीं, उनका वो कप ऑफ टी, दैट दैट इज देयर कप ऑफ टी, सो वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे वन कैन नॉट फाइल अ साइबर स्क्वाटिंग केस की मैंने मिठीबाई.com यूज करके वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूँ। मिठी भाई कॉलेज अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ देन उनका ब्रांड नेम यूज़ हुआ, और वहाँ पे भी अगर मैं कॉलेज वेबसाइट ही सेटअप कर रहा हूँ या क्लासेस का सेटअप कर रहा हूँ या एजुकेशन रिलेटेड कुछ अगर सेटअप कर रहा हूँ ना, देन वहाँ पे दे कैन फाइल अ साइबर स्क्वाटिंग केस कि हम लोग का रेपुटेशन यूज़ करके ये अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं बिजनेस लाइन ही फील्ड ही डायरेक्ट कोई दूसरा कर रहा हूँ, सो अब मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप अगर चालू किया है तो मैं उसको मिठी भाई नाम दूँ या कुछ भी नाम दूँ, लोग वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए अंदर आएंगे, बराबर है। सो अब मैं उनको कैसे सर्विस प्रोवाइड करूंगा उसके बेस के ऊपर दे विल विजिट टू माई शॉप। वहां पे लोगों को मिठी बाई से वो लोग मेरे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के कोई पॉपुलर ब्रांड्स नहीं है। गेटिंग, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो विजय सेल्स है, तो अब विजय सेल्स जो है वो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, किस में पॉपुलर है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेलिंग में पॉपुलर है। लेकिन उसके जगह पे अगर मैं बोलता हूँ कि विजय सेल्स नाम का हम लोगों का अगर अब अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट छोड़ के सपोज हम लोगों ने घर इंटीरियर बिजनेस चालू किया है,
सो वो टाइम पे भी क्या होगा कि आप विजय सेल्स का कहीं ना कहीं ब्रांड यूज करो, बिकॉज एग्जैक्ट सेम नाम यूज करके आप कोई ना कोई दूसरे प्रोडक्ट उनको बेच रहे हो। सो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो दूसरे किसी को क्या लगेगा कि हाँ ये सेम ये बिजनेस में है। सो वो टाइम पे आपको बहुत संभाल के ऐसे ब्रांड नेम यूज करने पड़ेंगे जो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करता है। सो वो टाइम पे विजय सेल्स नाम का प्रोडक्ट आप यूज करके कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज वो उनका ब्रांड नेम है। लेकिन कोई कॉलेज के लिए कोई एक नाम है, उसको मैं यूज करके कोई दूसरा फील्ड चालू कर सकता हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, आपका डोमेन यूज हुआ है मिसयूज हुआ है क्या है, ये कुछ भी ये कोई भी डिसीजन पे पहुंचने के पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट डोमेन नेम रजिस्ट्रेंट टू फाइंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डोमेन नेम ओनर। यू कैन यूज हु इज, बराबर है, हु इज डॉट नेट से हम लोग को पता चलेगा कि ये डोमेन नेम किसने परचेस किया है, किसके नाम पे है। देखो यहाँ पे हु इज डॉट नेट आएगा, हु इज डॉट नेट। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, हु इज लुकअप फॉर, एंटर योर डोमेन नेम ईयर। सो सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि amazon.com। सो ये मुझे क्या बताएगा, सो देखो डोमेन नेम एजेंट माइट बी एबल टू हेल्प। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अब यहाँ पे जो amazon.com है वो डोमेन जो है इट इज़ ऑलरेडी टेकन वन, और बाद में उसके बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से वापस उसके आगे देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये डोमेन अगर आपका ऑलरेडी टेकन है, आपको ऐसा कोई डोमेन चाहिए, सो यू कैन जस्ट आस्क, बराबर है, जिससे आप ऐसे सर्टेन डोमेन जो है वो परचेस कर सकते हैं। अब ये लुकअप में क्या बोला है कि आप किसने ये डोमेन परचेस किया हुआ है उसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कभी कभी आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात अलग है कि वो मुझे दूसरे वेबसाइट पे डायरेक्टली वो सेल जहाँ पे कर रहा है वेबसाइट वहाँ पे लेके गया हुअर पे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हुएस के ऊपर अगर अगर हम लोग जाएंगे सो वो वहाँ पे आपको बताएगा कि ओके दिस वेबसाइट या दिस डोमेन बिलोंग्स टू दिस इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या बोला है, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन अगर रहेगा कि कौन सा डोमेन नेम उन्होंने परचेस किया है और वो क्यों परचेस किया है, बराबर है, ये देखना है हम लोगों को। देन उसके आगे sometimes paying the cyber squatter is best choice. It may cheaper and quicker than filing a lawsuit or initiating an arbitration hearing. सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, कभी कभी आपका डोमेन नेम जो है वो ऐसे फ्रॉड वे में किसी दूसरे ने ले लिया। अब आप पूरा मेहनत करेंगे उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, 3-4 साल सपोज 2 साल भी अगर वो केस चलता है तब तक वो जो डोमेन नेम है वो तो कहीं ना कहीं उसके पास ही रहेगा। तो तब तक में आपका बिजनेस तो स्पॉइल हो गया, और आपका बिजनेस जो स्पॉइल हुआ 2 साल का अगर हम लोग देखेंगे, जो कस्टमर गए, जो बिजनेस गया, आपका जो रेपुटेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, न्यूज़ में चलेंगे, बहुत सारे रूमर्स चल सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें चल रहे हैं उसके साथ में अगर आप देखेंगे सो आपका जो भी लॉस हो रहा है उसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे सो हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगेगा कि छोड़ो भाई, इससे बेटर इतना केस लड़ना है, इतना टाइम वेट करना है, और उसके सामने आपका जो भी लॉस हो रहा है उसके कंपैरिजन में वी कैन डायरेक्टली पे 5 or 10 lakhs टू दिस साइबर स्क्वाड। एक ही टाइम में जल्दी से हम लोग को डोमेन मिल जाएगा, और वैसे भी हम लोग का उससे ज़्यादा लॉस होने वाला है अगर हम लोग केस करेंगे तो ये सोच के भी कभी कभी जो कंपनीज जो होते हैं वो ऐसे केसेस नहीं करती है। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइट साइबर स्क्वाटर। सो नाउ हाउ टू फाइट साइबर स्क्वाटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक वर्ड दिया है दैट इज ICANN, इंटरनेट कॉपरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब नॉन प्रॉफिट के बेसिस पे ये काम करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कोई भी
वेबसाइट एक्सेस होता है या होगा, तो उसके क्या डोमेन, उसका आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, उसके डोमेन्स कैसे होने चाहिए, उसके रिलेटेड अगर कुछ भी अगर डिस्प्यूट अगर होता है तो वो टाइम पे हम लोग आईकैन के पास जा सकते हैं। हर एक कंट्री के अपने खुद के डोमेन्स होते हैं, और वो जो उनके सॉरी हर एक कंट्री के अपने खुद के स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस रहते हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं ना वो आईकैन के साइड से डिसाइड होता है, डिफाइंड होता है। तो अगर आर्किटेक्चर समझे हम लोग आईकैन, द मेन आर्किटेक्चर ऑफ आईकैन कैसे काम करता है, देखो ये हम लोग के पास आईकैन है, बराबर है, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, ये वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। तो हर एक वर्ल्ड में जितने भी डोमेन्स या जितने भी डोमेन्स रजिस्टर होंगे वो सबका एक मेन पेरेंट अथॉरिटी ये है। अब क्या होता है, पैटर्न कैसे हम लोगों ने जो गोडैडी देखा था, लाइक वी हैव गोडैडी। गोडैडी कौन है, ये रजिस्ट्रार है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आई कैन परचेज सम डोमेन्स। अब अगर मैं इंडिया से परचेस करता हूँ तो ये मुझे आईपी एड्रेस ऐसा ही प्रोवाइड करेगा जिससे हम लोग को पता चले कि हाँ ये जो डोमेन है ये इंडिया से ही रजिस्टर हुआ है, कोई और लोकेशन से नहीं हुआ है। सो आप देखो कि हम लोग जब बहुत बार प्रॉक्सी सर्वर्स यूज़ करते हैं ना, तो उसका मेन रीज़न ही ये रहता है कि हम लोग अपने आईपी एड्रेसेस को चेंज करें, जिससे आपका जो लोके आई मीन आपका जो मेन लोकेशन है ना वो चेंज हो जाएगा, आईपी एड्रेस चेंज होगा। वैसे तो हर एक कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि ओके दिस पर्सन या दिस डोमेन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम इंडिया ओनली। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव रजिस्टर्ड एंड कस्टमर हु रजिस्टर्ड डोमेन नेम्स, बराबर है। अब जो ये एंड यूजर है, मतलब अगर मैं मुझे अगर कोई एक डोमेन चाहिए तो मैं यहाँ पे हूँ ये लेवल पे। अब मैं जो ये डोमेन परचेस करता हूँ ये मैं कहाँ से परचेस कर सकता हूँ, रीसेलर के पास से। रीसेलर मतलब एज वी नो रीसेलर मतलब मेरे पास मैंने बल्क में सामान उठाया, अब मैं आपको लाके दे रहा हूँ, होलसेल में मैं सामान लेके आ रहा हूँ, जैसे नॉर्मल जो शॉपकीपर्स रहते हैं वो करते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट में होलसेल में सामान लेके आते हैं और आपको बेचते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे ये रीसेलर है, रीसेलर ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रेंट बट हैव नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन विथ आईकैन, मतलब ये आईकैन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बराबर है। सो ये रीसेलर के पास से या तो मैं डोमेन रह सकता हूँ या फिर ये देखो ये रजिस्ट्रार्स है। अब जो बड़े रजिस्ट्रार होते हैं ना लाइक गोडैडी, उनका एक रजिस्ट्री ऑपरेटर जो है वो हमेशा किसके थ्रू डायरेक्टली ऑपरेटेड रहता है, आईकैन के थ्रू, बराबर है। सो एक रीसेलर है, रीसेलर मतलब आप देखेंगे डोमेन रीसेलर, अगर मैं यहाँ पे गूगल करूँ डोमेन रीसेलर्स, सो कौन से डोमेन रीसेलर है, देखो इंडिया रीसेलर क्लब है। अब यहाँ पे मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही मुझे मिल गया। तो अब ये क्या कर रहा है, डोमेन रीसेलर है, यहाँ से मैं अलग अलग डोमेन जो है वो परचेस कर सकता हूँ, बराबर है। ये आपको वेबसाइट मिल गया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई एक डोमेन जो दूसरे कहीं से मिल रहा है वो यहाँ से मिलेगा, प्लस उसके साथ में आपको देखो यहाँ पे अलग अलग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। लाइक सपोज कि गोडैडी आपको इतना सपोर्ट नहीं दे रहा है, उसके पास बिजनेस बहुत बड़ा है, तो आपको हर एक छोटे टाइम पे अगर कांटेक्ट करना है तो आप उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप उसको कांटेक्ट तो कर पा रहे लेकिन वहाँ पे जो कॉल सेंटर पे या जो आपको हेल्प करने के लिए जो सपोर्ट टीम बैठा है वो सपोज इंग्लिश में ही बात करता है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता है तो उसको फिर यहाँ पे तकलीफ होगा ना ये सपोर्ट टीम से बात करके समझाने के लिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है। तो उससे बेटर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग रीसेलर के थ्रू आपका जो डोमेन है वो परचेस करते हैं, बिकॉज ये मुझे सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, वेबसाइट भी बना के दे रहा है और भी काम करके दे रहा है जो गोडैडी नहीं करके दे रहा है। सो तभी तो रीसेलर के पास लोग जाएंगे ना कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल रहा है, तो वो सेम चीज़ है। या फिर मैं डायरेक्टली जो डोमेन रजिस्ट्रार है उनके पास जाऊंगा। अब ये जो डोमेन रजिस्ट्रार्स है ये कभी कभी डायरेक्टली ऑफिशियल जो हम लोग के इंडिया में जो गवर्नमेंट है उनके अंडर भी आते रहते हैं, ठीक है। सो वो अलाउ करेंगे
बाकी सारे रजिस्ट्रांट को, और ये जो भी डोमेन रजिस्टर करेंगे ना उसका एक डेटाबेस बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्री। ये देखो डेटाबेस को हम लोग मास्टर डेटाबेस जो है इसको रजिस्ट्री बोलते हैं। और ये जो है ये हमेशा किसके थ्रू ऑपरेटेड रहेगा या किसके कंट्रोल में रहेगा, आईकैन के कंट्रोल में। तो जब कभी अगर मैं कोई एक डोमेन, जैसे मैंने GoDaddy पे जाके चेक किया था कि amazon.com अवेलेबल है कि नहीं, तो वो क्या होगा, वो डोमेन जो है उसका रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगा, ये डेटाबेस पे जाएगा, और वहां से अगर वो डोमेन अगर अवेलेबल है तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रार के पास से डायरेक्टली वो डोमेन परचेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। एल्स आपको वो डोमेन जो है उसके बदले में दूसरे सजेशन मिलेंगे। जैसा ये सेम चीज़ जैसा आपका देखेंगे कि हम लोगों का इस पे होता है ना, ईमेल एड्रेस जब हम लोग रजिस्टर करते हैं तभी होता है, राइट ना। यहाँ पे देखो आपको यूजिंग हु इज विच डोमेन, सो यहाँ पे आपको ये भी आता है ना, इन एडिशन टू द हु इज सर्विस ऑफर्ड बाय रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रीज ICANN ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फ्री एंड पब्लिकली अवेलेबल हु इज लुकअप टूल। तो अब ये हु इज लुकअप टूल क्या करेगा, दैट कैन बी यूज टू फाइंड हु इज डेटा फॉर एनी जनरल टॉप लेवल डोमेन, मतलब .com .org .edu, ये जनरल टॉप लेवल डोमेन होंगे। और दूसरे आते हैं CC टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड वाले। तो जनरल टॉप लेवल डोमेन इसका डिटेल आपको यहाँ पे आराम से मिल सकता है, ठीक है। सो अगर .com .org ये वाले डोमेन्स आपको मिल जाएंगे। .co.in ये नहीं मिलेगा, बिकॉज .in क्या है, कंट्री कोड है हम लोग का ना, सो वो यहाँ पे डायरेक्टली वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सो हु इज ICANN नाउ, यहाँ पे आपको वो आएगा। दूसरे आपको कहीं से चेक करना है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको वही दिया है। ICANN के पास से हम लोग क्या कर सकते हैं, ICANN अब देखो जब अभी कोई दो कंट्रीज के बीच में कोई डोमेन का डिस्प्यूट होता है ना, तो वो टाइम पे हम लोग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी फॉलो करते हैं ICANN का। तो वो यहाँ पे क्या बोला है, यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। मतलब अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर कोई एक डोमेन को लेके अगर डिस्प्यूट होता है, तो वो टाइम पे वो दो कंट्रीज जो है उनके कोर्ट वहाँ पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज वो अगर सिर्फ इंडिया में अगर केस रहता था तो यहाँ के जो कोर्ट है, यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है वो हेल्प करता था हम लोगों को, बराबर है। लेकिन सपोज याहू है, अब याहू का कोई डिस्प्यूट हुआ है इंडियन कोई कंपनी के साथ में, और यहाँ का गवर्नमेंट अगर उसको फेवर नहीं कर रहा है, तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, UDRP या UDNDRP, इस पे जाएगा। शॉर्ट में हम लोग इसको UDRP भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके देन दे विल फाइल अ डिस्प्यूट केस। तो सेम जैसे कोर्ट में होता है वैसा ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पे काम करेगा, बट जब वो केस जो है वो इंटरनेशनल टाइप का रहेगा, दो कंट्री के बीच में जब डिस्प्यूट रहेंगे तब ये बॉडी पिक्चर में आएगा टू सेटल दोज डिस्प्यूट्स, ठीक है। द इंटरनेशनल पॉलिसी रिजल्ट्स इन आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। एक स्पेशल पैनल आएगा जो आपके डिस्प्यूट को सेटल करने में हेल्प करेगा। सो अ डोमेन इज आइडेंटिकल और कंफ्यूजिंगली सिमिलर टू अ ट्रेडमार्क और अ सर्विस मार्क किसी दूसरे कंपनी का। सो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे। आपने बहुत बार सुना रहेगा ना कि जो US है वो इंडिया के अगेंस्ट WTO में गया। इसका मतलब क्या है कि जब दो कंट्री के बीच में, दो कंट्री के जो कंपनीज है उनके बीच में अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो फिर वो ऐसे इंटरनेशनल जो बॉडीज होते हैं वहां पे जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे वो सेम हो रहा है। द डोमेन ओनर हैज नो राइट और लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द डोमेन नेम एंड द डोमेन नेम हैज बीन रजिस्टर्ड एंड इज बीइंग यूज्ड इन बैड फेथ। तो ऐसे कुछ अगर प्रॉब्लम्स है वो टाइम पे हम लोग ऐसे डोमेन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फाइनेंशियल रेमेडीज आर नॉट अवेलेबल अंडर UDNDRP। सो आपको यहाँ पे कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब अलग प्रोसीजर का मतलब क्या है, हर एक कंट्री में एक एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा चलता है। मतलब सबसे पहले US से चालू हुआ, फेडरल वर्ड आता है, मतलब ये US का वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। उनका फेडरल आर्किटेक्चर है, इंडिया में यूनिटरी आर्किटेक्चर है, वो मैं अभी उस पर नहीं आ रहा हूँ, बट फेडरल कोड्स आपको मिलेंगे, FBI हम लोग बोलते हैं, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका डोमेन अगर आपका कंपनी का ट्रेडमार्क है, वो आपका जो डोमेन नेम है, और वो कोई अगर मिसयूज कर रहा है, सो आप वो टाइम पे क्या कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एंटी साइबर स्क्वाटिंग
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पे आपका डोमेन नेम, आपका रेपुटेशन यूज करके कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है या कोई दूसरा आपका रेपुटेशन यूज करके अपना प्रॉफिट कर रहा है, आपका लॉस कर रहा है, वो टाइम पे आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, ऐसे साइबर स्क्वाटर के अगेंस्ट फेडरल कोर्ट में। बराबर है, जहां पे आप उससे बोलेंगे कि भाई मेरा डोमेन नेम मुझे वापस दे दो। इन सम केसेस द साइबर स्क्वाटर मस्ट पे मनी, जो भी डैमेज हुआ है उसका, लेकिन वो मनी कब होगा, जब आप ये जो एक्ट दिया हुआ है इसके बेस के ऊपर जब आप केस फाइल करेंगे तब। ठीक है, इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग अभी तक रूल बना नहीं है। द डोमेन नेम रजिस्ट्रेंट एड अ बैड फेथ इंटेंट टू प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेडमार्क। जैसे मैंने बोला कि मैंने mithibai.college.com नाम का एक डोमेन, एक वेबसाइट सेटअप किया, और उस पर जो भी लोग आ रहे हैं ना, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैं एडमिशन दे रहा हूँ। एडमिशन देने का मतलब है कि वो वहाँ पे आके अपना फीस पे करेंगे, तो जो फीस पे करेंगे वो मुझे मिल गया, मैं एडमिशन तो दे नहीं रहा हूँ। देन ट्रेडमार्क वॉज डिस्टिंक्ट एट द टाइम डोमेन वॉज फर्स्ट रजिस्टर्ड। अब जब मैंने पहले डोमेन नेम परचेस किया था वो टाइम पे मिठीबाई नाम का कोई कॉलेज नहीं था, बाद में वो बन गया, तो मेरा डोमेन जो है वो पहले से रजिस्टर्ड है, तो वो टाइम पे कोई नहीं बोल सकता कि मैंने किसी का डोमेन जो है वो मिसयूज़ किया। अब मेरे पास वो डोमेन कब से रजिस्टर्ड है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? डोमेन नेम रजिस्ट्री, डोमेन नेम इंफॉर्मेशन डेटाबेस, जो किसके पास होता है? आपका जो रजिस्ट्रार है उसके पास होता है। उसके आगे क्या बोला है? डोमेन नेम जो है वो आइडेंटिकल है या कंफ्यूजिंगली सिमिलर है टू द ट्रेडमार्क। आइडेंटिकल डोमेन्स कैसे होता है? लाइक आइडेंटिकल डोमेन्स, देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल, लाइक वी हैव मैनी डोमेन्स, जहाँ पे .com लिखा था, मैंने .org ऐसा कुछ कर दिया, सो दोज आर आइडेंटिकल डोमेन्स। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिस्ट दिए हुए है। ठीक है, एक हम लोग के पास केस आया था जिसमें आप देखो कि जो माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट.com है। अब यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा है ना, उसके जगह पे दूसरे पर्सन ने क्या किया, सपोज मैं GoDaddy पे जाता हूँ, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के जगह पे उसने क्या किया, एक डोमेन रजिस्टर किया जिसमें माइक्रो एस, देन SOFT जो है ना उसके जगह पे जीरो डाला, जीरो microsoft.co.in। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बता रहा है, ये वाला डोमेन अवेलेबल है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट पढ़ने में माइक्रोसॉफ्ट ही लगेगा, लेकिन ये ओ नहीं है, दिस इज जीरो, ये ओ है। सो मैंने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वैसा ही कोई एक डोमेन में परचेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको microsoft.com मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, माइक्रो NS0FT। सो पढ़ने में अगर मैं ये किसी को अगर बताऊंगा तो उसको क्या लगेगा, हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट ही है। और ये देखो क्या प्राइस में मुझे मिल रहा है। अगर मैं टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए भी अगर चला के बाद में बंद कर दूंगा तो किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो ही जाएगा। बराबर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे जो चीज़ दे रहा है वैसे कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब से बचने के लिए मैं यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो जो कलर में आ रहा है यहाँ पे मैं उसको चेंज करके ब्लैक एंड वाइट बता दूंगा। सो जो सिस्टम्स जो है, जो एल्गोरिदम्स जो है वो एग्जैक्टली उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, ये उसका बेनिफिट रहता है। तो बहुत बार जो डमी वेबसाइट्स चलता है ना, आप देखो कि ये सेम चीज़ जो है वो LNT वेबसाइट के साथ हुआ था। LNT का वेबसाइट अगर आप देखेंगे, LNT, सो देखो यहाँ पे LNT का वेबसाइट जब आप देखते हैं तो उसका जो लोगो है ना वो आपको कलरफुल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ आपको अलग थोड़ा सा मिलेगा। तो जिसने किसी ने भी बनाया था ना, तो ये उसका जो भी ब्लैक कलर, ब्लू कलर जो भी है, ठीक है, उसके जगह पे उसने उसको ब्लैक एंड वाइट रखा था प्योरली, सो दैट ये कलर के बेस के ऊपर भी है ना आपके जो सिस्टम्स है ना वो कभी कभी चेक करते हैं कि कोई एक वेबसाइट जो है वो उसका पायरेटेड वेबसाइट तो कोई दूसरा नहीं बना है ना, ये सब कुछ।
तो हम लोग यहाँ पे उसके कलर कोड्स जो है वो कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं। तो आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये एग्जैक्ट LNT ही है, लेकिन अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो मैं इसको कलर कर दूंगा, कलर है तो ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा। जैसे विप्रो है, तो अगर मुझे विप्रो का अगर बेसिक वेबसाइट अगर कुछ ऐसा अगर कुछ बनाना है, तो आप देखो कि विप्रो का जो आइकन या जो लोगो है ना वो काफ़ी कलरफुल है। इसको मैं सिंपल ब्लैक एंड वाइट रखूंगा सेम इमेज को, तो अगर कोई आएगा ना तो जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना उसको ये देख के क्या लगेगा कि हाँ ये विप्रो का ओरिजिनल वेबसाइट है, क्योंकि बहुत कम लोगों को याद रहता है कि हाँ उसका जो लोगो है ना उसमें ये कलर्स है। अब अगर मैं यहाँ पे ये सेम चीज़ ब्लैक एंड वाइट में प्रोवाइड करूंगा आपको पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं ऐसा ही एक डमी वेबसाइट सेटअप कर दूंगा, ठीक है। और वो डमी वेबसाइट के ऊपर मैं बता दूंगा कि ये जो हम लोग के पास जो वेबसाइट है, अब देखो ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना ये जो चीज़ मैंने आपको बताया ना ये वर्क करता है, और उसी की वजह से बहुत बार लोग जो है वो फ्रॉड में फंस जाते हैं। लाइक अभी वीप्रो है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी प्रो डॉट इन सपोज, ये क्या बता रहा है, ये नाम का डोमेन अवेलेबल है। अब पढ़ने में ये विप्रो ही लगेगा, अगर मैं कैपिटल में अगर इसको लिखता हूं तो ये विप्रो ही साउंड करेगा, राइट। अगर मैं इसको कैपिटल कर देता हूं पूरे को, अब देखो, अब अगर मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर इसको सर्च करता हूं तो अब ये सेम वे में ही साउंड करता है ना। सो जब अगर मैं कैपिटल में इसको लिखूंगा, कैपिटल में बताऊंगा तो ये सेम ही साउंड करेगा, वो टाइम पे यहाँ पे पता नहीं चलेगा। और अगर मैं vipro.com ट्राई करता हूँ, ये अवेलेबल है क्या, क्या बता रहा है, दिस वन इज टेकन, क्योंकि कंपनी को पता है कि ऐसे कोई डोमेन्स जो है ना वो कोई ऐसे चीट कर सकते हैं, तो ये वाला उन्होंने लिया है, डॉट इन वाला नहीं लिया है उन्होंने। तो अगर मैं डॉट इन वाला लेके अगर ट्राई करता हूँ और बाद में मैं अगर ईमेल भेजता हूँ 10 लोगों को कि भाई यू हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू फ्रॉम दिस कंपनी, ये सेम चीज LNT के साथ हुआ है। LNT का जो वेबसाइट है वैसा डमी वेबसाइट किसी ने बनाया था, और उसके ऊपर देन क्या ऐड किया कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू विच इज शेड्यूल फ्रॉम LNT एट बैंगलोर, एंड आपको अगर वो इंटरव्यू के लिए अपना सीट बुक करना है देन यू सपोज टू पे 10,000 रुपीज एज अ डिपॉजिट। जो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो या नहीं होते हो बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा, एंड वंस यू पे 10,000 आपके फ्लाइट टिकट्स और सब कुछ जो है वो आपको हैंड ओवर होगा, जिसके बेस के ऊपर यू कैन अटेंड दैट इंटरव्यू। आपने पैसा डिपॉजिट भर दिया, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। गेटिंग। सो यहाँ पे वही बताया कि ऐसे बहुत सारे वेज में हम लोग को एक डोमेन जो है उसको मिसयूज कर सकते हैं, वैसा कोई डोमेन यूज कर सकते हैं। तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे जो कोई कंफ्यूजन या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जब होता है तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे केसेस के अगेंस्ट, ऐसे डोमेन्स के अगेंस्ट हम लोग केसेस फाइल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे डिफेंसेस टू एंटी साइबर स्क्वाटिंग, जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें क्या बोला है, इफ द अक्यूज्ड साइबर स्क्वाटर डेमोन्स्ट्रेट दैट ही हैड अ रीजन टू रजिस्टर द डोमेन नेम other than to sell it back to a trademark owner for a profit, then court will probably allow him to keep the domain name। ठीक है। सो यहाँ पे ये डिफेंस है। डिफेंस मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ओके मैंने ये वाला डोमेन लिया था, मेरे पास रीजन था, मेरे पास ऐसा बिजनेस था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने उसका बिजनेस चोरी करने के लिए या उसको हायर प्राइस पे बेचने के लिए ये डोमेन लिया था। गेटिंग। उसके आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज मेटा टैगिंग। ओके, अब तक मैंने आपको जो भी डोमेन नेम के बारे में बताया, एनीवन, किसी को कोई भी डाउट है, एनीवन, एनी डाउट्स, हेलो गाइस। ओके, सो नो डाउट, सो विल जस्ट कंटिन्यू। सो गाइज अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज मेटा टैगिंग। अब ये टैगिंग होता क्या है, हम लोग SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें अगर आप देखेंगे कि हम लोग ये इंडेक्स वेब क्राउलर्स रहते हैं, जो आप जब गूगल पे कुछ ढूंढते हैं ना तो वो टाइम पे वो वर्ड्स ढूंढने में आपको हेल्प करता है। सो मेटा टैग्स आर द एडिशनल कॉपी इंक्लूडेड इन HTML ऑफ योर वेबसाइट, दे हेल्प टू इम्प्रूव सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन्स, है ना। तो जैसे यहाँ पे मेटा कीवर्ड क्या बोला है, प्ले अ स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, वो वर्ड्स जैसे यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यहाँ पे लिंक दिया है
बराबर है। और उसके साथ में हम लोगों ने कुछ उसके साथ टैग्स ऐड करेंगे, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड, फॉर्मेट डिटेक्शन, ऐसे समथिंग। तो उससे क्या होगा कि जब कभी अगर कोई ऐसा कुछ अगर कीवर्ड सर्च करेगा तो आपको वो वेबसाइट बताएंगे। जैसे अगर मैं गूगल पे जा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, अब मैं अगर BSc IT कोर्सेस इन मुंबई ये सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखो, जब अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ, सो ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे अलग अलग जो कॉलेजेस है ना उसका नाम दे रहा है, या कोई क्लासेस है उसका नाम दे रहा है। मैंने कोई कॉलेज या क्लासेस सर्च नहीं किया है। सो ये आपका टैग्स हो गया। जैसे हम लोग टैग्स ऐड करते हैं ना ट्विटर पे, वो हैशटैग डाल डाल के लोग परेशान करते हैं, ये टैग वो टैग, 10 टैग डालते हैं एक फोटो डाल के, मदर्स लव, ये लव वो लव, क्या क्या ऐड करते हैं। तो वो सेम वे यहाँ पे भी आप वो टैग डालते हैं, सो वो मेटा टैगिंग हो गया। तो वो जो हम लोग हैश टैग का जो कंसेप्ट है वो मेनली चालू प्रोग्राम से ही हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेटा टैगिंग प्रोसेस वेयर बाय अ वेबसाइट ओनर प्लेसेस सर्टन वर्ड्स ऑन हिज वेबसाइट so that the site figures on a search engine when a search of that particular word is made on Google. सो मतलब खाली गूगल पे नहीं, हम लोग याहू बाकी सर्च इंजिन पे भी अगर कोई एक वेबसाइट आपको ढूंढना है तो वो कीवर्ड्स जो उसके साथ में अटैच्ड है या टैग्स जो आपने ऐड किया है उसके साथ में, तो जब कभी वो टैग बेस्ड कुछ कीवर्ड अगर सर्च होगा तो आपको वो वेब पेज ढूंढ के उठा के बताएगा। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, टू डाइवर्ट द इंटरनेट यूजर ऑन अनदर वेबसाइट कंपनीज नेम और अ पॉपुलर ट्रेडमार्क में बी यूज्ड इम्प्रॉपरली अ मेटा टैग। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। हम लोगों ने क्या बोला, जैसे अब यहाँ पे अगर कोई मैं कोई भी अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, BSc IT कोर्स। अब सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीठी बाई। अब देखो यहाँ पे मीठीबाई.ac.in आ रहा है, बराबर है, क्योंकि उसके साथ में ये टैग अटैच्ड है। उसके जगह पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये मीठी बाई कीवर्ड जो है ना वो अपने वेबसाइट के साथ भी ऐड किया है, तो जब कभी अगर कोई ये मीठी बाई वर्ड अगर गूगल पे सर्च करेगा ना, तो ये मीठी बाई कॉलेज का जैसे नाम आ रहा है वैसे ही उसके बाद मेरा जो वेबसाइट है ना उसका नाम भी सपोज आएगा। जैसे ये देखो, ये शिक्षा.com है, तो शिक्षा.com ने भी मीठी बाई कॉलेज का ये जो टैग है वो अपने साथ में ऐड किया है, कॉलेज दुनिया मीठी बाई कॉलेज का टैग ऐड किया है। और उसी की वजह से देखो मीठी बाई कॉलेज जो है उसका वेबसाइट तो लिंक हो रहा है, उसके साथ में ये वाले वेबसाइट भी दिख रहे हैं, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा ही कोई दूसरे कंपनी का जो ट्रेडमार्क है वो भी हम लोगों ने एज अ टैग अपने वेबसाइट के साथ में ऐड रखा है। तो क्या होगा, जब कभी कोई वो कंपनी को ढूंढने की ट्राई करेगा तो उसके साथ में आपका वेबसाइट भी डिस्प्ले होगा वहाँ पे। हम लोगों के पास एक केस दिया यहाँ पे, प्लेबॉय एंटरप्राइज वर्सेस नेटस्केप करके है कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेटस्केप जो है वो डिफेंडेंट है। अब ध्यान से देखो, डिफेंडेंट मतलब प्लेबॉय ने केस किया किसके ऊपर, नेटस्केप के ऊपर। सो नेटस्केप ऑपरेटेड एन इंटरनेट सर्च इंजन, नेटस्केप जैसे गूगल या ऐसा वैसा ये सर्च इंजन है, utilized a practice called keying that allowed advertiser to link their ads to a specific search term। मतलब जैसे अगर हम लोग ढूंढते हैं ना, जैसे अगर मैं गूगल कर रहा हूँ एक स्मार्टफोन, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अगर कोई भी वेबसाइट पे जाऊंगा ना तो मुझे वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे वो स्मार्टफोन वाले, कौन से कंपनी के स्मार्टफोन नए लॉन्च हुए होने वाले हैं अलग अलग। तो गूगल जो आपको एडवर्टाइजमेंट देता है ना वो यही वे में देता है, फेसबुक आपको एडवर्टाइजमेंट देता है वो यही वे में देता है आपके सर्च हिस्ट्री के बेस के ऊपर। सो नेटस्केप मेंटेन द लिस्ट ऑफ टर्म्स टू बी लिंक्ड और की टू एड्स। नाउ नेटस्केप लिस्ट कंटेन टर्म्स ट्रेडमार्क बाय प्लेबॉय एंटरप्राइज, दैट्स द प्लेंटिफ जिसने केस रजिस्टर किया। नाउ दिस टर्म इंक्लूड प्लेबॉय और प्लेमेट थ्रू Netscape adult-oriented advertisement link their ads to trademarked term. Thus, if the user search Playboy or a Playmat, this adult ads would appear on the search result page. So अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई आपने प्लेबॉय या प्लेमेट वाले जो कीवर्ड्स है ना वो आपने एडवर्टाइजमेंट के साथ में लिंक कर दिए। सो जब कभी अगर कोई प्लेबॉय सर्च कर रहा है ना तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट पर्सन टू प्लेबॉयज वेबसाइट आप उसको वो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो।
और वो उससे क्या हो रहा है कि मेरे जो भी यूजर्स मेरे वेबसाइट पे आने चाहिए वो डायरेक्टली ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है उस पे लैंड होते हैं और वहां से वो डाइवर्ट हो जाते हैं फिर। तो मेरा बिजनेस जो है वो स्पॉइल हो रहा है। बराबर है। सो नेटस्केप ने क्या किया है, ये रॉन्गफुली ऐसे कीवर्ड्स जो है वो अपने एड कैंपेन के साथ में ऐड किया है, जिसकी वजह से मेरा जो बिजनेस है वो स्पॉइल हो रहा है। बराबर है। मेरा जो यहाँ पे उसने क्या बोला, ट्रेडमार्क इन्फ्रेंग किया है आपने। बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है कि अभी इस ये जो केस है उसमें क्या हो रहा है, ऑफन देर आर ग्राफिक्स इन नेचर एंड वे कंफ्यूजिंगली लेबल्ड, जिससे कौन सा प्लेबॉय का करेक्ट वेबसाइट है या एडवर्टाइजमेंट प्लेबॉय ने दिया है क्या और किसी ने दिया है ये पता नहीं चल रहा है। नेटस्केप आर्ग्यूड अमंग अदर डिफेंसेस दैट इट मेड अ normative use of the publicly available things and trial court granted a summary judge in favor of a Netscape। मतलब मैं सिर्फ एक सर्च इंजन हूँ। बराबर है। गूगल क्या बोलेगा, अगर मैं यहाँ पे सपोज सर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सपोज विप्रो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जब विप्रो सर्च कर रहा हूँ तो ये क्या बता रहा है मुझे, विप्रो बता रहा है। उसके आगे अगर सपोज मैं यहाँ पे, अब देखो मैं डोमेन्स सर्च करता हूँ तो ये आपको दिख रहा है, ये एडी 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 ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो जो नेटस्केप वाला जो केस है उसमें क्या बता रहे हैं हम लोग कि जब कभी अगर वहां पे वो प्लेबॉय सर्च कर रहे थे ना तो यहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट पहले आ रहा था और बाद में कहीं जाके उनका एक्चुअल वेबसाइट डिस्प्ले हो रहा था। तो उससे क्या होगा कि जब अगर मैंने यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट दिया है, यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो लोग मेरे वेबसाइट पे पहुंचने के पहले ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही डाइवर्ट होके और कहीं पे जा रहे हैं। तो मतलब ये केस किसने फाइल किया था, प्ले बॉय ने फाइल किया था। तो नेटस्केप क्या बोल रहा है कि भाई मैं सिंपल एडवर्टाइज दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप डोमेन सर्च करोगे मैं एडवर्टाइज दे रहा हूँ, जो जो कंपनी डोमेन प्रोवाइड कर रहा है और वो मुझे एडवर्टाइज करने के पैसे दे रहे हैं उनका मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ और उसके बाद में आपका ओरिजिनल वेबसाइट डिस्प्ले होगा। सो अगर कोई यूजर्स जिनको पता है कि प्लेबॉय क्या है तो वो ये एडवर्टाइजमेंट पे नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे ही आएंगे। और मैंने कोई आपका बिजनेस चोरी नहीं किया है, इट्स जस्ट एडवर्टाइजमेंट। और उसके आगे हम लोग यहाँ पे एडी टाइप वर्ड भी बता दें जिससे लोगों को ये तो डिफ्रेंशिएट करने में अब पता चलना चाहिए कि ये एडवर्टाइजमेंट है या ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है। सो दिस वॉज द केस, आप एक बार चाहिए तो वापस देख लेना। किसी को कोई डाउट है अब तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें, एनीवन एनी डाउट्स? नाउ नेक्स्ट आपको क्या बोला है, लेजिस्लेटिव एंड अदर इनोवेटिव मूव्स अगेंस्ट द साइबर स्क्वाटिंग। सो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला है, साइबर स्क्वाटिंग में, साइबर स्क्वाटिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है आज के टाइम पे। लेजिस्लेटिव मेजर्स आप कितना भी इनिशिएट करो, बहुत सारे कंट्रीज में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कोई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे सबको तकलीफ होता ही है। नास्कॉम करके है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, हैज रिकमेंडेड कॉपीराइट एक्ट शुड बी अमेंडेड टू इंक्लूड साइबर स्क्वाटिंग एज एन ऑफेंस। मतलब साइबर स्क्वाटिंग में सिर्फ डोमेन नेम चोरी करना साइबर स्क्वाटिंग नहीं होता है। साइबर स्क्वाटिंग मतलब कोई भी चीज़ आप हाईजैक कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, जिससे जो ओरिजिनल उसके क्रिएटर्स है उसको लॉस हो रहा है। तो अगर मैं किसी का मूवी, किसी का सॉन्ग, किसी का वीडियो या किसी का स्टोरी, जैसे आप देखो बॉलीवुड टॉलीवुड में होता है तो वो ओरिजिनल कॉपीराइट परचेस करके वो उसका स्टोरी बनाता है। बट स्पेशली आपने बहुत बार जो थोड़े बहुत आज भी कोई सॉन्ग्स आते हैं सुना रहेगा कि उसका ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सिमिलर ले रहते हैं, जो हॉलीवुड के कोई एल्बम्स है, पॉपुलर एल्बम्स या कोई सॉन्ग है उससे। सो आपने उसका ट्यून या कुछ अगर आपने सर्च सेम सिलेक्ट किया है जिसमें, ओके, वेरी वेरी डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो देर आर मैनी मैनी सिंगर्स, आप अगर उनके सॉन्ग सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे जो ट्यून है, वहाँ पे जो म्यूज़िक है वो सेम यहाँ पे होता है, खाली वो अपना हिंदी लिरिक्स कुछ उसमें डाल देते हैं। सो वो साइबर स्क्वाटिंग ही हो गया। और अगर ये साइबर स्क्वाटिंग अगर हम लोगों ने कॉपीराइट एक्ट के ऊपर डाल दिया ना तो आपके आधे सिंगर्स जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं ना वो सारे जो है उसके ऊपर केस फाइल होंगे। सो ये मेन पॉइंट है कि हम लोग आप देख लो कि बहुत सारे बड़े बड़े मूवीज में आप, लेट्स टेक एग्जांपल वो जो अभी ऋतिक रोशन का जो वॉर आया था, आई मीन जमाने पहले एक जेम्स बॉन्ड का मूवी का आप कॉपी मारते हैं, वो क्या हो गया, साइबर स्क्वाटिंग हो गया। अगर मैंने कॉपीराइट एक्ट को अमेंड करके साइबर स्क्वाटिंग वर्ड जो है ना वो उसमें डाल दिया ना तो वॉर जो मूवी है और उसके जो सीन है ना वो डायरेक्टली इसमें जाएंगे।
वो कंसिडर है साइबर स्क्वाटिंग। मतलब विदाउट आस्किंग, विदाउट टेकिंग द परमिशन, विदाउट टेकिंग द कॉपीराइट, आप डायरेक्टली कोई एक मूवी को कॉपी बना रहे हैं। मतलब 10-15 साल पहले बना हुआ मूवी को आप वापस बता रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यूएस में जैसा है वैसा हर एक कंट्री में होना चाहिए, ये हम लोग बता रहे हैं। सो एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट was passed in US and it amends section 43 of ट्रेडमार्क एक्ट। देखो ध्यान से देखो, हम लोग के पास हम लोग के कंट्री में भी ये ट्रेडमार्क एक्ट है। सो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर सेक्शन 43 जो है ये हम लोगों ने अमेंड किया हुआ है। आईटी एक्ट नहीं है ये, याद रखना, आईटी एक्ट नहीं है। और अमेंडमेंट जो हुआ है वो डब्ल्यूटीओ साइन करने के बाद में हुआ है। मतलब ये जो अमेंडमेंट है इसमें अगर मैं ईयर डालूँ तो 98 या 99 है। स्पेसिफिकली आई थिंक ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है। ओके जब अमेंडमेंट किया है, और वहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है कि वी हैव प्रोहिबिटेड फेथ, कोई भी अगर बैड फेथ में अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है ट्रेडमार्क का, या ट्रैफिकिंग हो रहा है, या यूज ऑफ डोमेन दैट इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट मार्क और इज कंफ्यूजिंगली सिमिलर, तो वो टाइम पे ऐसे जो भी केसेस आएंगे ना, वहाँ पे हम लोग कितना फाइन मार रहे हैं वो यहाँ पे बताए। लाइक डैमेज बिटवीन $1,000 to 1,000 पर डोमेन अगर है तो कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर अ ट्रांसफर ऑफ जो भी डोमेन है वो आप पहले वाले पर्सन को दे दो, और उसके साथ में जो भी कंपेंसेशन है वो हम लोग कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये सारे पॉइंट्स है। देन नेक्स्ट इज आईकैन। आईकैन क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया। आईकैन इज इंट्रोड्यूस 7 डोमेन एक्सटेंशन विद इनोवेटिव मैकेनिज्म टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ साइबर स्क्वाटिंग। तो ये इनोवेटिव क्या है, लाइक आपका कॉरपोरेशन है, बिजनेस है, आपको कोई एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं, एक म्यूजियम के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो सब के लिए हम लोगों ने एक अलग अलग टाइप के यूनिक डोमेन नेम्स वहाँ पे रखे हुए हैं, जिससे आप अपने वेबसाइट को अलग होल्ड कर सकते हैं। उसके आगे क्या है, द कंसेप्ट ऑफ सनराइज होल्डर is introduced in trademark holder are allowed to register the domain names for the first month and after that only extension for a general public would be open। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है देखो, the trademark holder are allowed to register the domain names for the first month and after that only extension for general public would be open। सो यहाँ पे हम लोग जो एक्सटेंशन है मतलब कोई स्पेसिफिक, जैसे फॉर एक्सटेंशन .bees they have introduced a unique system of IP claim where any trademark owner can file IP claim for a trademark by giving a relevant registration particular। उसके आगे क्या बोला है, अगर 2 या उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं बराबर है जिसमें वो सिमिलर टाइप के डोमेन्स जो है वो अगर डिमांड कर रहे हैं, so after only agreed party may sort out the process called stand up trademark opposition policy। उसके बाद ही हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा डोमेन किसके पास रहेगा, किसके पास से हम लोग ले लेंगे। कोई एक डोमेन कभी कभी अगर एक्सपायर हो रहा है और बहुत सारे लोग अगर एक साथ अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑक्शन में डाल देंगे और जो बेस्ट बीड करेगा उसको हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। और अगर कहीं पे अगर डोमेन में प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यूडीआरपी यूनिफॉर्म डोमेन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी पे लेके जाएंगे। बस यही है। उसके बाद में 5.4 है द बैटल बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल ऑन इंटरनेट। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होता है ये समझा है। प्लांट वैरायटीज, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, बराबर है, ये सारे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे क्या बोला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अप्लाइड टू साइबर वर्ल्ड। इंटरनेट इज फ्रीडम ऑफ और टू द इंफॉर्मेशन। It allows free access to information. The internet user can access, store, copy and transmit any info on the internet. So as a natural consequences, the internet should be free from the regime of intellectual property। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग बहुत एक्टिवली अगर अप्लाई करने लगे तो आप देखो कि अभी के टाइम पे अगर मैं कोई एक मैं यहाँ पे अगर कोई एक इमेजेस सर्च कर रहा हूँ ना, लाइक आई वांट इमेजेस फॉर ओके लाइक डोमेन्स इमेजेस कॉपीराइट फ्री, ठीक है, ये देखो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस अलग मिलता है और जो आपको सर्टेन इमेजेस मिलते हैं वो कॉपीराइट वाले होते हैं।
सो अगर मैं कोई एक अपने फाइनेंशियल बिजनेस में अगर इमेजेस यूज करूंगा ना, तो वो मैं ये विदाउट कॉपीराइट वाले जो है ना वो वाले यूज करूंगा जो आपको अलग मिलता है। ठीक है। सो आपको यहाँ पे पता भी रहेगा कि हम लोग अलग अलग वेबसाइट से है ना, ये देखो ये शटर स्टॉक है। यहाँ पे ये क्या है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस है। लेकिन यहाँ पे इसका ये वाटरमार्क हमेशा इमेजेस पे आता है। तो ये प्रॉब्लम करता है ना मेरे लिए कि अगर वो जो इमेजेस जो भी है ना, अगर मैं यहाँ पे अगर ये कोई इमेजेस या कुछ देख रहा हूँ, सो म्यूजिक है, कोई एक इमेज है, तो वो हर एक जो इमेज हम लोग कुछ लेंगे उसके ऊपर ये कॉपीराइट फ्री रहेगा, कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगर बहुत बार अगर ऐसे कॉपीराइट वाले इमेजेस अगर रहेंगे तो वो बैंड हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोगों ने कहीं ना कहीं अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो एक लिमिट में अप्लाई किया है। अगर उससे ज़्यादा अगर हम लोग एक्टिवली अप्लाई करेंगे तो ये जो फ्री इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड हो रहा है इंटरनेट पे, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो पेड हो जाएगा। हर जगह पे हर कोई कोई ना कोई क्लेम्स करेगा और आपके कंटेंट जो है वो डाउन हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, बट ऑन द अदर हैंड इंटरनेट इज जस्ट अनदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन एंड बिजनेस, हेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड बी अप्लाइड एज इट डज इन फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। सो यहाँ पे दोनों के बीच में डिबेट चलते रहता है। कॉपीराइट तो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। आप देखो कि यूट्यूब पे भी अगर मैं कोई एक वीडियो डालता हूँ तो वहाँ पे कॉपीराइट वीडियो जब अपलोड होके प्रोसेस होता है ना, तो वो यही चेक कर रहा है कि किसी दूसरे का कोई पेड वीडियो तो मैंने उठा के वहाँ पे नहीं डाला है, मेरा ओरिजिनल कंटेंट है या नहीं। Now the internet number of internet user is raised in current scenario. Internet today is not the made of interaction or source of info, but also a market, जहाँ पे हम लोग कोई ना कोई किसी ना किसी को कोई ना कोई वे में प्रोडक्ट सेल करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के से कि मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं बता रहा हूँ कि ओके वी आर डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट, और एफिलिएट मार्केटिंग में मैं क्या करूँगा, ये जो मैं पीडीएफ बता रहा हूँ उसी का मैं बुक परचेस करने का नीचे लिंक दे दूंगा। तो जब कभी आप वो लिंक के थ्रू अगर बुक परचेस करेंगे तो मुझे भी उसमें से कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कमीशन मिलेगा। एज इंटरनेट इज ग्रोइंग कमर्शियली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करना ही पड़ेगा। शेल ऑलवेज अप्लाई टू इंटरनेट लाइक कॉपीराइट, ये तो सबसे मेन आज के टाइम पे अप्लाइड है जो अभी तक हम लोगों ने देखा। कौन सा, सेक्शन 43B, टेक केयर ऑफ एन एस्पेक्ट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ एन ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और वहाँ पे आपने कोई एक कॉपी डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया डेटा या इंफॉर्मेशन कुछ एक्सेस किया, तो वो दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ वायलेशन। ठीक है। सो आपने कोई पेन ड्राइव अटैच करके उसमें डेटा कॉपी किया, कोई डेटा वहाँ पे डाउनलोड किया, तो ये सब टाइम पे क्या होगा, कॉपीराइट वायलेशन होगा वहाँ पे। ठीक है। और उसके अगेंस्ट आपको जो भी डैमेज है, जो भी उसका जो भी फाइन रहेगा वो भरना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज़ 5.5, वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट एंड मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। अब कॉपीराइट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, आप अगर देखेंगे हर एक जगह पे कॉपीराइट अप्लाई होता है। आपने ऐसे लोगोज ऐसे कॉपीराइट के ये सी वाले जो आइकन है ना, ये वेबसाइट पे देखे रहेंगे, ट्रेडमार्क पे आप देखते हो, प्रेजेंटेशन पे होते हैं, नोट्स पे होते हैं, मूवीज पे होते हैं, सॉन्ग्स पे होते हैं, राइट। आप देखो कि अगर ये वीडियो अगर मैं रिकॉर्ड करके अगर यूट्यूब पे डालूंगा तो उसके ऊपर मेरे कॉपीराइट्स रहेंगे। अब जो कॉपीराइट्स है वो हर बार आपको कॉपीराइट्स परचेस नहीं करने रहते हर छोटे चीज़ के लिए। जैसे अगर मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ये जो मटेरियल या ये जो वीडियो है इसके कॉपीराइट परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। एज पर द यूट्यूब्स पॉलिसी उसके राइट्स ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गए, गेटिंग। लेकिन अगर हम लोग मूवीज की बात करते हैं तो मूवीज में क्या होगा कि आपको यहाँ पे कॉपीराइट्स जो है वो अलग से परचेस करने पड़ते हैं। अलग अलग टाइप के मूवीज के लिए अलग अलग कॉपीराइट्स यहाँ पे परचेस होता है। और अगर मैं कोई एक मूवी को थिएटर में रिलीज कर रहा हूँ, कॉपीराइट, मूवी कॉपीराइट
रिलीजिंग न्यू मूवी। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होता है उसके ऊपर भी आप देखो कि यहाँ पे हम लोग के पास ये जो मूवीज अगर कहीं पे रिलीज होते हैं ना, तो उसके कॉपीराइट जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है, या फिर वो स्पेसिफिक जो थिएटर है वो ये कॉपीराइट जो है वो परचेस करते हैं, उसी के बाद में वो लोग यहाँ पे वो स्पेसिफिक मूवी जो है ना उसके राइट्स ले सकते हैं। यहाँ पे ये वाले अगर कोई मूवी अगर आ रहा है तो वो टाइम पे उसके कॉपीराइट्स आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, लाइक अगर अमेजोन प्राइम पे अगर वो आ रहा है या फिर और कहीं पे आ रहा है या थिएटर में रिलीज हो रहा है, तो वो सबको उसके कॉपीराइट्स परचेस करने ही पड़ेंगे। प्लस अगर जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि वी हैव सेट मैक्स है, जी सिनेमा है, या ऐसे कोई मूवी चैनल्स है, तो उनको भी ऐसे मूवी के जो कॉपीराइट्स है वो परचेस करने पड़ते हैं। लाइक आप देखो कि आपने ये सेट मैक्स पे देखा रहेगा वो सूर्यवंशम अभी कम हो गया, पहले भर भर के आता था। तो उसका रीज़न क्या है कि आपके पास वो मूवी के कॉपीराइट्स है, तो जब कभी आपको कोई दूसरा मूवी नहीं मिलता है तो आप उठा के वो मूवी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे कॉपीराइट्स जो है वो बहुत सारे अलग अलग वे में अप्लाई होते हैं, ठीक है। और आपको अलग अलग टाइप के कॉपीराइट्स परचेस करने पड़ते हैं, आप कैसे वे में उसको यूज़ करने वाले हैं। लाइक अगर आप देखेंगे वी हैव सम कॉपीराइट्स, वी हैव सम कॉपीराइट्स जहाँ पे हम लोगों ने नॉवल में से मूवी कॉपीराइट्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो 3 इडियट अगर बनाया मूवी, तो वो चेतन भगत के मूवी पे से बना, नॉवल पे से बना है। तो वो टाइम पे ऐसे कोई नॉवल को आप उसके स्टोरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें सर्टन चीज़ें अपडेट एडिट करके देन आप मूवी बनाएंगे, उसके राइट्स भी आपके पास होते हैं यहाँ पे। सो नाउ एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ चेतन भगत नॉवेल्स टू मूवी, सो यहाँ पे अगर मैं ये कुछ अगर सर्च कर रहा हूँ ना, तो आपको पता चलेगा वी हैव डिफरेंट, जैसे यहाँ पे देखो वी हैव दिस मूवीज, बराबर है, जिसपे से इसके जो नॉवेल्स है उसके ऊपर से वो मूवीज बने। अब इसके कॉपीराइट्स जो है वो कोई ना कोई मूवी डायरेक्टर को ये, सॉरी प्रोड्यूसर को ये राइट्स परचेस करने पड़ेंगे, तब जाके तो आप ये नॉवेल्स के स्टोरी उठा के, लाइक 3 इडियट किस पे से बना है, 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट वो तो सेम ही है, हेलो बना है, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, देन 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, काई पोच है, सेम वे। सो यहाँ पे अगर ये देखेंगे, सो ये बहुत सारे लोगों ने ऐसे सेम नॉवेल्स पे से मूवी बनाए। या फिर आप देख लो कि हैरी पॉटर है, सो अगर हैरी पॉटर का अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये सिनारियो ही अलग चल रहा है। ये सिनारियो क्या चल रहा है कि वी हैव हैरी पॉटर मूवी एज वेल एज नॉवल, दोनों साथ में चल रहे हैं, बराबर है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अलग मूवी अलग लिख रहा है, कोई नॉवल अलग लिख रहा है, मतलब किसी एक के ही पास सारे जो उसके एडिशन है उसके, मतलब सारे जो उसके मूवी एंड नॉवल है सबके राइट्स है, एज वेल एज गेम्स के भी राइट्स है। सो यहाँ पे कॉपीराइट्स अलग अलग हो गए, गेम के कॉपीराइट्स आपको चाहिए, मूवी के चाहिए, नॉवल के चाहिए, या सबके कॉपीराइट्स आपके पास है, तो आप चाहिए वैसे स्टोरीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, गेटिंग। सो ये अलग टाइप का कॉपीराइट हो गया। सो हम लोग यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जब अगर हम लोग कॉपीराइट्स की बात कर रहे हैं तो मीनिंग ऑफ कॉपीराइट क्या होगा, कहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कोई अगर मैं कोड लिख रहा हूँ ना, उसके ऊपर मेरे कॉपीराइट रहेंगे। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, कॉपीराइट एक्ट 1957, बराबर है, ये WTO साइन करने के पहले जो कॉपीराइट एक्ट बना था वो है। और उस 1957 से अगर आप 1995 तक 2000 तक अगर आप देखेंगे, भर भर के कॉपीराइट वायलेशन हो रहे थे बॉलीवुड मूवीज में। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉपीराइट वायलेशन इन बॉलीवुड, ठीक है। सो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे मूवीज है जो आपको पता चलेंगे कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक
इसमें से लिए हुए हैं। अब ये तो नए वाले हैं, पुराने वाले भी आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। जैसे ये देखो, ये पार्टनर है, बजरंगी भाईजान। देन यहाँ पे आप दूसरे कोई देखेंगे, देन यहाँ पे आप देख लो। सो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे मूवीज़ है जिसमें कॉपीराइट वायलेशन बहुत ज़्यादा लिमिट तक हुआ है। अभी रिसेंटली एक केस आया था, आपने सुना रहेगा, सारा भाई वाला। तो सारा भाई का एक सारा भाई वर्सेस सारा भाई पाकिस्तानी वर्जन। सो यहाँ पे देखो, ये जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई है उसका एक पाकिस्तानी वर्जन कोई तो एक चल रहा है। ये न्यूज़ में भी आया था। ओके। सो ये एग्जैक्टली सेम जो वर्जन है उसका कॉपीराइट जो है वो पाकिस्तानी वर्जन पे आ रहा है कहीं ना कहीं। और ये कब से, ये देखो, ये इशू चल रहा है। ठीक है, कि वहां पे उन्होंने एग्जैक्ट सेम कॉपी बना दिया है ये सीरियल का। तो अब अगर ऐसा कोई अगर सेम कॉपी बनता है तो ये अभी इंडिया लेवल पे कॉपीराइट इशू नहीं है, ये हम लोगों के क्या हो गया, ये हम लोगों के इंटरनेशनल केसेस जो है वो पिक्चर में आ गया। सो वो टाइम पे इसको डील हम लोग का पैटर्न रहेगा वो अलग रहेगा कंपेयर टू कॉपीराइट वायलेशन अगर इंडिया में ही हो रहा है तो। सो वो टाइम पे फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग WTO के अंदर जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है उसका हेल्प लेंगे हम लोग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, एनीवन एनी डाउट्स टिल नाउ? ओह सॉरी, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सॉरी। सो देखो यहाँ पे ये जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई है उसका ये पाकिस्तानी वर्जन है। आई मीन क्या कुछ तो एक नाम है उसका, जिसमें पाकिस्तानी वर्जन उसका आ रहा है। सो वो टाइम पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर ऐसा अगर कोई अगर सीरीज अगर पाकिस्तान में चल रहा है तो दैट इज कम्प्लीटली अ वायलेशन, और ये इंडिया के बाहर हो रहा है। तो अगर वो इंडिया के बाहर हो रहा है वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सर्टन अगर कोई शोज रहेंगे उसको हम लोग देन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे टू क्लेम। ये देखो, ये वाला आ गया, दिस इज द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द सेम। ओके। सो आई होप ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर है। मैं नोट्स में से और कुछ नहीं बताया, मैं भूल गया था ये सेम चीज़ बताना। आई होप जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्लियर है सबको। डाउट है किसी को भी? एनीवन एनी डाउट्स? यू कैन आस्क। आज अभी लेक्चर में मैं यहाँ से हम लोगों का टॉपिक, नोट्स में जो टॉपिक है दैट इज 5.5, चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.5, वहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज नहीं करा रहा हूँ मैं। सो डाउट है किसी को? ओके ठीक है, सो विल वेट फॉर 5 minutes।